हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और किसे हम विकास कह सकते हैं कि एक्चुअल में विकास ये है। क्लियर है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए विकास अलग हो सकता है और उसके विकास के जो मायने हैं वो भी अलग हो सकते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि एक किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है, कि उसकी सिंचाई, जो उसकी फसल है उसको आपके सिंचाई हो सके और अच्छा उत्पादन हो सके, सरप्लस को वो आपका मंडी में बेच सके और अपने परिवार के लिए एक सुनिश्चित आय कर सके। ये उसके लिए क्या है कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको नियमित रूप से काम मिले और उसके बच्चे स्थानीय स्कूल में आपका पढ़ सकें और उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके और सामाजिक भेदभाव ना हो, वो भी गांव के नेता बन सके। तो उधर हमने एक आपके पंजाब के संबद्ध किसान को देखा। वो क्या कह रहा है कि एमएसपी पर उसकी फसल ज्यादा बिक जाए, सस्ती लेबर उसे मिल जाए, एक सुनिश्चित आय कर ले और वो अपने बच्चों को बाहर विदेश में सेटल होने के लिए भेज दे। तो हर व्यक्ति का लिए डेवलपमेंट और आकांक्षाएं कैसी हैं, अलग अलग सुनिश्चित है। जहां पे भाई किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है। तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के जो मीनिंग और मायने हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमको इन सब चीजों में एक एक करके बड़े अच्छे से मायना है क्या डेवलप, आय और अन्य लक्ष्य। बना। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया और हमने शुरू किया कि मान लीजिए आपको सैलरी अच्छी मिले, सैलरी आपकी बहुत बढ़िया हो और घर से आपको 5,000 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए और ये कह दिया जाए कि होगे तो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और अगर आपको हम दूसरी जगह भेज रहे हैं वहां सैलरी आपकी 1,00,000 रुपए है। क्लियर है? लेकिन यहाँ हर चीज की सुनिश्चितता है, वहां आपके सिक्योरिटी को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है। वहां जान को बड़ी खतरा रहती है क्योंकि वहां आपका नक्सलाइट एरिया है। तो आपका क्या मन करेगा जिनके आधार पे आप ये आपका सुनिश्चित करते हैं? आप देखेंगे कि यार जहां मैं जा रहा हूं वहां का माहौल कैसा है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, क्या मैं अपने परिवार के साथ वहां आपका रह सकता हूँ, मेरी सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी को लेकर, मेरी हेल्थ को लेकर, मेरे बच्चों के एजुकेशन को लेकर, मेरे आने जाने को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा वहाँ खर्च कितना होगा, मेरे रहने का खाने का कितना वेरिंग हो जाएगा। अगर वहाँ 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं और मेरा 60,000 खर्चा है तो मुझे क्या फायदा। इससे बढ़िया मैं अब यहाँ 50,000 रुपए कमाऊं और मैं 30-35,000 रुपए महीने का सेव कर लूं तो मेरे लिए जहां मैं रह रहा हूँ वहां ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी बातों कि भाई कहाँ हमको रखना चाहिए। क्लियर है? देखा कुछ लोग हैं स्थानीय लोग जो आपका नर्मदा नदी जो बांध है उसकी हाइट को लेकर, उसमें जो आपका बन रहे बांध को, जो आपका सरोवर, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब बांध बनेगा तो बहुत सारी मल्टीपल प्रोजेक्ट योजनाएं होती हैं। जैसे भाई बांध बनेगा तो बिजली जो है बहुत बड़े आपके लेवल पर बनेगी, ज्यादा मेगावाट बनेगी और हम उसमें मछली पालन कर सकते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर है? और जो है हम उससे नहरें वगैरह निकाल सकते हैं, न जाने हम कितने काम कर सकते हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट हो सकता है किसी उद्योगपति के लिए, किसी दूसरे बैठे वहां किसान तक, शायद जहां तक वो आपका पानी सुनिश्चित हो या पहुंच जाए, लेकिन वो किसी के लिए विनाश भी तो है। सोच के देखिए, जहां पर पानी भरेगा, जहां पानी भरेगा वहां क्या होगा, वहां के लोगों की जमीन, वहां के लोगों का घर, वहां के जीव, वहां के जंतु, वहां के पेड़ पौधे सब जलमग्न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सब जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को हमको देखना है। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हम ऊपर देखा है कि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होती है। आप इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकसित या भारत को विकासशील के लिए क्या करना चाहिए, या भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। क्या करें कि हम डेवलप हो जाएं, क्या करें हम लोग विकासशील हो, मतलब विकसित हो जाएं, या हमारा डेवलपमेंट हो, हमको कुछ तो करना होगा अलग। अब देखिए, संभव है कि भारत के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलावा उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आप स्वयं इन प्रश्नों से बहुत उत्तर सोचते होंगे। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित होंगे और यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं और विभिन्न विरोध पर परस्पर आपका विरोधी हो सकती है। यानी कि एक किसी का डेवलपमेंट दूसरे का वो विरोध हो सकता है।
अब आपके लिए कोई चीज डेवलपमेंट लगे लेकिन वो दूसरे के लिए विरोध, उसका हानिकारक भी तो हो सकता है, ये भी तो एक फैक्टर है, ये भी तो एक कंसल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जाए? कह रहे जो भी विचार किसी के लिए हैं, क्या आप उनको इक्वल महत्व देंगे? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? अगर एक व्यक्ति दूसरे का विरोधी है तो आप उनको निर्णय कैसे पूछेंगे फाइनल डिसीजन पर? भाई मान लीजिए आप डैम बना रहे हैं, डैम से किसी का घर, किसी की जमीन, किसी की आजीविका, किसी की संस्कृति, किसी की पहचान, जीव जंतु पेड़ पौधे डूब रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन बिना उसके ना जाने कितना काम पिछड़ रहा है। तो फिर आप ऐसे में क्या डिसीजन लोगे? अब मेन ये है, क्या आप उन क्षेत्र को डुबा दोगे, या आप उनको जो चीज चाहिए फ्यूचर में या जो आज जरूरत है आप उनको नहीं दोगे? क्या करोगे आप? अब यहीं से आपको डिस्कशन लेना है, डिसीजन लेना। न्यायपूर्ण और सही राय होगी, इसमें हम सोचना होगा कि कार्य करने का बारे में बेहतर तरीका क्या है और इसके विचार से बहुत सारे लोगों को लाभ और कुछ को क्या होगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब विचारों से करना होगा। कह रहे जो राष्ट्रीय आय है, विचार है, इन सब से हमको इनका बात करनी होगी। भाई क्या स्थिति है, क्या कुछ ऐसा है, क्यों है सोच रहे हैं, इनको समझना होगा। आओ हम इनके बारे में विचार करें, आते हैं इनके बारे में विचार करते हैं। भाई ऐसा क्यों है, क्या कर रहे हो? तो पहला क्रियाकलाप से हम लोग समझते हैं। क्रियाकलाप मतलब एक एक्टिविटी है जिसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये सब क्यों हो रहा है, किस तरीके से है और क्या इसका प्रोसीजर है, उसको पूरा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप देखिए आपके सामने पीछे की इमेज है और वो ऐसे सरप्राइजली खड़ी है। यदि विकास की धारणा में विभिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, यानी कि डिफरेंट और डिफरेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीके भिन्न होंगे। अब लोग एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है तो आपको डेवलपमेंट के नए नए पैटर्न हमको खोजने पड़ेंगे भाई। अब देखिए, अगर ऐसे में हम किसी विवाद से परिचित हैं, मान लीजिए हमको पता है कोई क्या मुद्दा है, कैसे है, वो परिचित है, तो आप व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए और आप लोगों से बातचीत करेंगे, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। भाई क्या हो रहा है, अखबार में क्या बात छप रही है, टेलीविजन में क्या न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है, समाचार माध्यम में आप क्या सुन पा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाएंगी। कैसा होगा, आप तक पहुंच जाएंगी और आप इनको अच्छे से देख सकते हो। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना में कैसे की जाए, जो विभिन्न देश हैं और राज्य हैं जो इनकी तुलना है वो कैसे की जाए, ये हमको थोड़ा सा देखना है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों के विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? अगर सबके विकास के अर्थ अलग अलग हैं तो आप किसको किस बेसिस पे कह रहे हो कि भैया कोई देश डेवलपमेंट है, डेवलप कंट्री है, कोई अंडर डेवलप है, या कोई डेवलप ही नहीं है, बैकवर्ड कंट्री है? तो आप कुछ को विकसित और अविकसित कह सकते हैं। इससे पहले इस विषय पर आएंगे और एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे भाई ऐसा क्यों है। और जब हम विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उससे सामान्यता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हो सकता है दोनों सामान्यता हो सकता है दोनों अंतर हो, इन चीजों को भी हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए पहलुओं का प्रयोग करते हैं और कक्षा में विद्यार्थी को भी हम देखते हैं। विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनकी ऊंचाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रतिभा, उनकी रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो। कह रही है बात जरूर थोड़ी कि जो सबसे स्वस्थ विद्यार्थी हो क्लास में वो आपका पढ़ाकू ना हो, और सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति हो सकता है उसका मित्रपूर्ण व्यवहार ना रखता हो। तो विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? अब बड़ा कंपैरिजन है। मान लीजिए आप स्वस्थ है, जरूर नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, और आप इंटेलिजेंट हो जरूर नहीं कि आप स्वस्थ हो। और अगर आप दोनों ही हैं तो आप फिर आपका व्यवहारिक ना हो, फिर क्या होगा? तो ये हर चीज को कंसल्ट की बात कर रहा है कि भाई अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, या ऐसे है तो क्या होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हमको देखना है, ये थोड़ा सा हमको समझना है कि अगर ऐसे है तो क्या होगा और ऐसे नहीं है तो क्या होगा। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। अब सोच के आप ही बताइए, अगर ऐसे है तो क्या करेंगे। आगे देखिए, हम जो मापदंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी हम
आपका पैमाना लेते हैं वह तुलना करने के उद्देश्य से निर्भर करेगा कि खेल कूद की टीम या वाद विवाद की टीम या संगीत की टीम या पिकनिक के लिए टीम या आपका सबके लिए चयन करने के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के मानक चाहिए तो उसका चुनाव कैसे होगा, हमें चुनाव कैसे करेंगे। सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक या उससे अधिक विशेषताएं आपका देकर उनके आधार पर हम तुलना कैसे करेंगे। चुने जाए मतभेद है विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनके रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक को हम देखें। यही बात विकास पर लागू होती है। देश की सभी तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूर्वक समझी जाती है। जिन देशों को आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। हम मान लीजिए किसी देश की आय कम है या उसके तुलना में किसी की आय ज्यादा है तो हम उसको क्या मानते हैं, आपका हम थोड़ा सा उसको विकसित मान लेते हैं। क्लियर, क्या है विकसित समझी जाती कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की वस्तु और सीमा का अधिक होना। जो पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वस्तुओं की अधिक आय उनके द्वारा प्राप्त किए गए, इसलिए ज्यादा आय से अपने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हम लोग बढ़ेंगे और उन सारे लक्ष्य को हम लोग देखेंगे। सब एक देश की आय है और अंतर्निहित है कि किसी देश से आय में उस देश के सभी निवासियों की आय से। मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी देश की आय तो उस देश की आय का मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है। तो देश के सभी निवासियों की जो आय है अगर उसका टोटल कर दिया जाए तो वो क्या बनेगी, किसी कंट्री की इनकम बनेगी। यानी कि टोटल पॉपुलेशन को अगर हम कि जो टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या होगा, नेशनल इनकम होगी। वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। और अगर हम बात करें पर कैपिटल इनकम की, प्रति व्यक्ति आय की, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड देंगे तो हमें निकल कर आएगा कि पर कैपिटल एवरेज इनकम कितनी है, कितनी है ये हमको देखना है। तो नेशनल इनकम पता लग गया, यानी कि देश के कुल लोगों की जो आय है उनको हम नेशनल इनकम कह देंगे। क्लियर है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात की जा सकती है कि भैया इसी से हम पता कर सकते हैं कि देश की टोटल इनकम क्या है। लेकिन देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय का ज्ञात करना महत्वपूर्ण मापक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किसी देश के बीच की कंपैरिजन करने लग जाए, हम लोग अगर तुलना कर रहे हैं तो उस तुलना के लिए कुल आय कितना उपयोगी मापक नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा। औसत व्यक्ति आय कम हो सकता है और एक देश के लोग दूसरे देश के साथ बेहतर हैं और हमें औसत आय की तुलना करते हैं तो देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय। तो अभी मैंने आपको कहा है जो टोटल इनकम है उसको हम एवरेज इनकम कह देंगे और पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए टोटल जनसंख्या से देश की मतलब देश की आय को टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, आपका पर कैपिटल इनकम। और अभी मैं आपको यही समझा रहा था कि भाई कैसे ज्ञात करते हैं पर कैपिटल इनकम। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटल इनकम क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण इस मापदंड के प्रयोग में किया जाता है। आप किसी देश का कैसे पैरामीटर कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसके कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ पैरामीटर है जिनके बेसिस पर आप माप रहे हैं। जैसे जिन देश में 2019 से प्रति व्यक्ति आय $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उससे समृद्ध यानी कि उच्च आय में है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय और $25,000 प्रति वर्ष से कम है या उससे निम्न है, ऐसे देश को निम्न आय। यानी कि दो देश में कहा भाई जिसकी 49 मतलब 49,300 प्रति व्यक्ति आय है
उनको कह दिया भाई ये उच्च कैपिटल इनकम वाली आय। 2500 वाली इनकम को हमें बता दिया कि भाई ये हाई इनकम वाली। ठीक, भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल इतने यूएस डॉलर थी, यानी कि ना तो वो उसके अंतर्गत आता है ना इसके अंतर्गत आता है, वो मिडल इनकम में आ रहा है। समझ रहे हैं? तो जिसके माध्यम से पूर्व देशों की ओर मोटे मोटे तौर पर ये हासिल नहीं है, इनका आमतौर पर इसको विकसित देश कहा जाता है। तो ना तो ये विकसित है ना ये निम्न विकसित है, ये क्या है, विकासशील है, यानी कि विश्व की ओर निरंतर अग्रसर है। कैसा है? कंटिन्यूअस सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत और आकांक्षा लक्ष्यों को देखा है तो हमने पाया है कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों का आदर, सम्मान का व्यवहार पाना, आजादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो इनकम है यही फैक्टर नहीं है। इनकम के अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में आदमी सोचता है। आप नौकरी कर रहे हैं, जहां करेंगे व्यवहार कैसा होगा, आपको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बराबरी का राइट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कहीं जा रहे हैं आपको सुरक्षा कैसी है, आपका परिवार वहां रह सकता है कि नहीं रह सकता, आपको कितनी आजादी है, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। कैसा है? अधिक आय और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषता क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण एक उदाहरण के द्वारा हम तालिका हरियाणा, केरल, बिहार में प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। एक एग्जांपल देखेंगे, हरियाणा है, उसमें केरल है और बिहार है, और प्रति व्यक्ति आय को लेकर हम लोग देखेंगे वास्तव में 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर व्यक्ति आय नवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। हम इसमें जटिल शब्द का वास्तविक करेंगे और हम छोड़ देंगे। मोटे तौर पर हम राज्य की प्रति व्यक्ति आय, और हम देख सकते हैं कि 3 राज्यों में हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय का सबसे अधिक क्या प्रभाव होगा, और हम बिहार सबसे पीछे। इसका हरियाणा के लिए एक व्यक्ति में 2,36,147 रुपये कमाता है, यानी कि हरियाणा की जो एवरेज इनकम है पर व्यक्ति 2,36,147 रुपये है, यानी कि बिहार इससे बहुत पीछे है। क्लियर है? क्योंकि बिहार में औसत एवरेज इनकम 40,982 रुपये है और हरियाणा की कितनी है? 2,36,000। सोचिए, हरियाणा तो बहुत ज्यादा है इनकम में। अगर हम इस विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं तो सबसे राज्य बेहतर सबसे अधिक इनकम कमाता है, और आज जो बिहार है वो आपका सबसे कम। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम आय को बेस मानकर अगर हम आपस में कंपेयर करें तो हरियाणा कम ज्यादा कमा रहा है और बिहार कम कमा रहा है बेस ऑन इनकम। केवल हम आय के आधार पर अगर हम गणना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस स्थिति की मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्लियर है? उस स्थिति में तो ये कमा रहे हैं। ठीक, जब हम इन तीनों राज्यों के औसत आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो तालिका में कुछ चीजें दी गई हैं, उनके आधार पर हम लोग देखेंगे। अब मैं तालिका दे रहा हूं और जल्दी से फटाफट आप एक बार नजर दौड़ाइए इस तालिका पर और मुझे देख के बताइए कि आपको इस तालिका देखने में क्या समझ आया। आगे बढ़े, देख लिया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जैसे आपने देखा हरियाणा को, तो हरियाणा में आपको एक चीज नजर आई कि जो हरियाणा है, हरियाणा की 2 लाख कुछ हमने 2,34,114 रुपये 714 रुपये हम लोगों ने हमने पर कैपिटल इनकम देख ली। अब देख रहे हैं शिशु मृत्यु दर। तो 1000 व्यक्ति पर शिशु मृत्यु निकालने क्या है, प्रति 1000 पर निकालते। तो प्रति 1000 में से 30 बच्चे हैं हरियाणा में जिनकी डेथ होती।
साक्षरता कितनी है, लिटरेसी 80%। नवल उपस्थिति प्रति 100 व्यक्ति में उच्च दर 67। केरल में कितना है ये डाटा, 7 है, यानी कि 1000 में से केवल 7 बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष से पहले आयु में खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। साक्षरता इनकी बहुत अच्छी 96%, और अब तो शायद 99 न पकड़ जाए। और यहाँ पर उच्च नवल उपस्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, उच्च नवल उपस्थिति का मतलब है 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो जो स्कूल जाते हैं, तो 100 में से 77%। और बिहार में ये डाटा 32 है, और लिटरेसी 71, और 35% आपका 55%। तो इस सर्वेक्षण को हम लोग देखते हैं, और इसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट संख्या 585 है। इस तालिका का प्रयोग कुछ शब्दों में है, जैसे है शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले व्यक्ति का अनुपात, यानी कि कितने 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष की आयु अपने कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा हरियाणा में 1000 में 30 है, बिहार में 32 है। तो बिहार की इनकम कम है, फिर भी उसके आसपास ही है। लेकिन आप केरल को देखिए, 1000 में से 7 बच्चे, कितना अच्छा है, बल्कि ये भी ज्यादा है, पता नहीं क्यों है जैसे भी। अब साक्षरता की बात करते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात है कि भाई जो 7 वर्ष से अधिक ऊपर के, हम लोग क्या करते हैं, लिटरेसी को मापते हैं। और नवल उपस्थिति का अनुपात हम लोग देख रहे हैं 2014 और 2015 की स्कूल जनसंख्या की आयु वर्ग के उपस्थित बच्चे हैं कि 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं हम लोग। के बाद हम एक बेसिस पर ही हम खाली, हाँ, अपने इनकम के बेसिस पर हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो और बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके आधार पर हम ये सब चीजें आपकी मापते हैं। क्लियर है? यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उनमें से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, और केरल से यह 7 या 21, 7 चौक 28, 3-4 गुने से ज्यादा है। और हरियाणा दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय में केरल से ज्यादा है। यानी सोच के देखिए, प्रति व्यक्ति आय केरल से भी ज्यादा अच्छी हरियाणा की है, लेकिन हेल्थ में उसका काम बढ़िया नहीं है। हेल्थ में कौन अच्छा कर रहा है? केरल राज्य अच्छा कर रहा है। जैसा तालिका 3.1 में दिखाया गया है। और जरा सोचिए कि माता पिता के लिए बच्चे कितने प्यारे हैं, कि सोचिए कि सब लोग कितने प्रसन्न होते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है। कह रहे हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितना अच्छा होता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, एक जन्म से पहले ही वो आपका खत्म हो जाते हैं। ऐसे माता पिता को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा देखिए, ये आंकड़े किस वर्ष के हैं? जो वर्ष 2018-19 में हमको बहुत पुराने समय की याद नहीं कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है, जहां बड़े शहर और इमारतें खरीदती शॉपिंग के लिए भरे हुए। सोच के देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, सब कुछ है। तो हमें वो मुद्दे भी देखने हैं जिनके बारे में हम विचार करें। अब देखिए, तो इतना आपने देख लिया, तो कुछ कुछ आपको समझ आ गया कि भाई बेसिक फंडामेंटल क्या है। केवल अगर आप खाली इनकम के बेसिस पर ही किसी का डेवलपमेंट चेक कर लोगे तो जरूरी नहीं है। ये है वो केरल का इनकम। हरियाणा की इनकम 2,36,137, केरल की आपका 2,04,105, बिहार की 40,982 प्रति इनकम। तो कुछ मसलों में
मुझे देखो तो बिहार की इनकम बहुत कम है, लेकिन हरियाणा को हर जगह वो टक्कर दे रहा है। कैसा है? हरियाणा को हर जगह वो टक्कर आपकी प्रॉपर दे रहा है। क्लियर है? ये आपको सोचना चाहिए और ये आपको देखना चाहिए। ठीक, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।